हमारे साथ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार किसानों के मुद्दों को उठाते रहे। योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन के सामने चुनौती दोहरी है, एक सरकार की तरफ से और एक कोरोना की तरफ से। जो पहली चुनौती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार की तरफ से चुनौती, वो चुनौती आखिर आपको क्यों नजर आती है सर? हमें नहीं नजर आती। सरकार बाकायदा अखबारों के जरिए घोषणा कर चुकी है। आपने तो पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, एक नहीं देश के 4-5 बड़े अखबार इसका खबर चला चुके हैं कि ऑपरेशन क्लीन होने वाला है। और वो खबर बिल्कुल, और वो कोई हमारे तरफ से चलाई हुई नहीं है, उन अखबारों की है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र माने जाते हैं। उन अखबारों में खबर छपी है कि ऑपरेशन क्लीन होगा। जैसे ही बंगाल के चुनाव में वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद कोरोना के हवा से किसानों को भगाया जाएगा, और जब संख्या कम हो जाएगी तो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से अचानक रातों रात इनके तंबू खत्म कर दिए जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये बात कोई मेरे मन की उपज नहीं है। ऑपरेशन क्लीन की खबर, और ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों में मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में मुझे तो नहीं बुलाया जाता, जाहिर है ऐसी चीजों में, लेकिन अखबारों में है। और क्योंकि ये सरकार पहले ये काम कर चुकी है, इसलिए संदेह का एक आधार बनता है। सर, लेकिन आप ही के मुताबिक जो ऑपरेशन क्लीन हो सकता है, उसके लिए तो अगर कोई सरकार चाहे तो वो आज भी हो सकता है, वो 1 महीने पहले भी हो सकता था। कोरोना का हवा आखिर क्यों बनाया जाएगा उसके पीछे? जी, पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि सरकार को नंबर 1 तो चुनाव लड़ने हैं, दूसरा यहाँ पे संख्या है। आप अगर टिकरी बॉर्डर गए हों, सिंगू बॉर्डर गए हों, तो आप जानते हैं कि कितना कठिन होगा वहाँ उस तरह का कोई भी ऑपरेशन क्लीन नुमासी चीज करना, और जी। सरकार जानबूझ के इन चीजों से बचती रही है। सरकार को कोई आड़ चाहिए, सरकार को कोई बहाना चाहिए, और जैसा सरकार ने पिछली बार भी दिखाया है, सरकार इस तरह के बहाने इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना के प्रति लापरवाह हो जाएं, है ना? उसके प्रति हमें जिम्मेवार रहना होगा। और किसान आंदोलन ने स्वयं, बिना किसी सरकार के कहे, बिना किसी मीडिया के कहे, स्वयं उसके बारे में सावधानियां और सब कुछ करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप जिस दूसरी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहीं ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आता है। आप कह रहे हैं कि देखिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं उन तक पर भी भरोसा नहीं है। सर, ये विश्वास का संकट आखिर क्यों है? क्या वाकई कोरोना नहीं है देश में? क्या 24 घंटे में 3 लाख मामले नहीं आ रहे हैं? क्या इस आंकड़े में हम दुनिया के बाकी देशों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? मैं हैरान हूँ, आप कहाँ से ये चीज़ें ला रहे हैं? मैं तो, आपने मेरा एक लेख पढ़ा है जिसमें मैं तो खुद कहता हूँ कि कोरोना का संकट बड़ा गंभीर संकट है। मैं कहता हूँ कि कोई किसानों को विशेष इम्यूनिटी नहीं है भाई, जैसे बाकी सबको प्रिकॉशन लेने हैं, किसानों को भी वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं, और हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने तमाम मोर्चों पे वैक्सीन के कैंप लगवाए हैं। हम किसानों को समझा रहे हैं, जैसे देश भर के गाँव में समझाना चाहिए कि भाई मास्क वगैरह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इसका प्रयोग कीजिए। और हमने अपनी तरफ से जहाँ-जहाँ किसी भी व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है, उसका समाधान करने की पहले से कोशिश की है। आपको पता होगा आज शाम क्या हुआ? आज शाम सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने घोषणा की है कि सिंगू बॉर्डर से किसी भी किस्म की, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, या प्रशासन किसी भी चीज को कहे कि हाँ ये इस इमरजेंसी से डील करने के लिए जरूरी है, उसको एकदम पैसेज हमारी तरफ से दिया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस बैरिकेड खोलेगी नहीं खोलेगी ये उनका काम है, लेकिन हमारी तरफ से गारंटी है। योगेंद्र सर, दरअसल में आपने ये भी कहा कि जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको कोरोना की हर बात में साजिश की बू आ रही है। ऐसा क्यों आपको नजर आता है सर? और यही क्या ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है सरकार और किसानों के? बिल्कुल सही बात है। आप मुझे लगता है कि अगर इस 5 महीने के बाद कोई पूछे कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, तो मैं कहूंगा भोलेपन की भी इंतहा है। जिन लोगों के साथ सरकार ने हर कदम पे धोखा किया, जिन किसानों के साथ सरकार ने धोखाधड़ी से कानून लाया, जिनके साथ ईमानदारी से बात नहीं की, हर तीसरे दिन सरकार के मंत्री झूठ बोलते हैं, उन किसानों से पूछा जाए कि आप सरकार पे भरोसा नहीं करते, तो वो शायद हंसेंगे इस सवाल के ऊपर। जिसे कहते हैं ना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। लेकिन जैसा मैंने खुद इस लेख में कहा है, और मैं खुल के पब्लिक में कहता हूं, कि अगर सरकार कल को कहे
कि भाई कपड़े पहनिए सर्दी के अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नंगे हो जाएं कि सरकार का विरोध करना है। नहीं, जी। सही बात है। जो हमें कोरोना वायरस के प्रति हमारी खुद की जिम्मेवारी है, और याद रखिए बाकी लोगों को तो बाद में होगा, सबसे पहले हमारे हमारे अपने साथियों को होगा। तो जाहिर है हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, और उसके लिए चिंता, उसके लिए समाधान, योगेंद्र सर, उसके लेकिन लिए एक सवाल प्रयास लोगों शुरू के कर जहन में दिए उठ हैं। सकता है, एक आम भारतीय के जहन में, जब अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के स्तर पर गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक में जो संख्या है सदस्यों की वो तय की जा रही है, तब लोकतंत्र के नाम पर आंदोलन में लगातार भीड़ इकट्ठी होती रहे, क्या ये जायज है? क्या इस तरीके के अगर आंदोलन अलग अलग बातों पर इस महामारी के दौर में और ज्यादा होते हैं तो क्या उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है? दो बात मैं कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ये जो सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इन लोगों को तो अगले 1 साल तक अपना मुँह बंद करके रखना चाहिए। जो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, जो काम इस देश के गृह मंत्री आज भी कर रहे हैं, इन लोगों को तो 1 साल तक शर्म से अपना मुँह बंद करके रखना चाहिए। ये दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अरे सबसे बड़े उसके दोषी और पापी तो आप हैं प्रधानमंत्री जी। सुबह कहते हैं कि कुंभ को छोटा कर दीजिए, शाम को कहते हैं इतनी विशाल मैंने रैली कभी देखी नहीं है। इससे बड़ा पाखंड करने वालों को तो दुनिया में अपना मुंह सर, सील लेकिन एक कर आम लेना भारतीय क्या चाहिए। सोचे? एक आम भारतीय जो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 आदमियों को इकट्ठा कर पा रहा है, जो अपने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल कर पा रहा है, वो देख रहा है टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर या किसान की पंचायतों में पंजाब में कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं लोकतंत्र की दुहाई देकर। मेरा सवाल ये था कि क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल में आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या है। इस आंदोलन का स्वरूप ये नहीं है कि कोई 10-20 हज़ार लोग खड़े होके एक साथ कंधे से कंधा मिला के मार्च कर रहे हैं। दिन के 24 में से 23 घंटे, 22 घंटे लोग अपने-अपने कैंप में रहते हैं, और ये कैंप दिल्ली की किसी भी बस्ती से अलग नहीं है, देश के किसी भी गाँव से अलग नहीं है। एक कैंप में 3-4 लोग रहते हैं, जैसा कि दिल्ली की किसी भी बस्ती योगेंद्र में सर, रहते माफी हैं। चाहूंगा आपको मेरे बीच में ख्याल रोक से रहा हूं। सर, आपने दिल्ली पंजाब की की किसी भी महापंचायत बस्ती की को जो तस्वीरें ठाणे सामने आई खत्म हैं, मैं करने अपने की तो प्रोड्यूसर मांग से नहीं कहूंगा की कि है। आप अपनी बात कहें और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहें अपने दर्शकों को। वो तस्वीरें ऐसी नहीं है सर जैसा आप कह रहे हैं। आप महापंचायतों का ज़िक्र कर रहे हैं। महापंचायतों की बात मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मेरे को खुद लगता है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़िम्मेवारी से गौर करना चाहिए। कल फिर हमारी मीटिंग हो रही है, जिसके बारे में बातचीत की जाएगी। मैं नहीं जानता कि ये कब की और कहाँ की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। फ़िलहाल इस तस्वीर के अंदर मुझे वो नहीं दिख रहा जो आपने कहा है। जी लेकिन जैसा मैंने कहा कि सर, जी, ये वो ये तस्वीरें तस्वीर हैं जो इस आपने वक्त आप देख पा रहे हैं। जी। जो हो रहा है वो ये कि हमारे जो टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, इनमें लोग सामान्यतः जैसे मैंने कहा 24 में से 22 घंटे वो अपने-अपने टेंट में रह रहे हैं, जैसे कि किसी बस्ती और वहाँ पे रह रहे हैं। जो आपने प्रश्न उठाया है वो ये कि 1-2 घंटे की जो सभा हो रही है, योगेंद्र सर, क्या उसके बारे ऐसी में हमें तस्वीरें और आगे ज़्यादा नहीं देखने प्रिकॉशन को लेने मिलेंगी? ये चाहिए। सुनिश्चित हो पाएगा? ये तस्वीरें डरा रही हैं सर। मैं समझता हूँ, पहला फिर मैं आपको याद दिलाऊँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी चैनल ने पिछले 1 महीने बंगाल की ये तस्वीरें दिखा के यही कहा होगा कि ये डरा रही है। अगर कहा होगा तो आपकी इस ईमानदारी और पत्रकारिता को दाद देता हूँ। नहीं कहा गया होगा तो बहुत पाखंडी बात होगी। सर, दूसरी किसान बात, आंदोलन को तब ये से जो कवर कर रहे हैं जब वो पंजाब से सीमित था, सिर्फ दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, और लगातार पश्चिम सर बंगाल की इस तरीके की डराती तस्वीरों को लेकर भी सवाल लगातार खड़ा करते रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा मैं देख नहीं पाया था, मैं आमतौर पे देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्रकारिता को जी सलाम करता हूँ अगर आपने ऐसा किया है तो। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि इस तरह की जहाँ भीड़ है और जहाँ किसी तरह का मास्क नहीं पहना जा रहा, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम उसके बारे में सोचेंगे, कोई रास्ता जी निकालेंगे। रास्ता ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोगों को हम या तो समस्या का इलाज करना चाहते हैं या कि हम उससे रफा-दफा करना चाहते हैं। बिल्कुल जिन लोगों की चिंता ये है कि भई आंदोलन किसी तरह खत्म हो, उनसे तो ठीक मैं है। नमस्ते कहूँगा। जिन लोगों को ये है कि हाँ, आंदोलन चले लेकिन भाई कायदे से चले, आप कोरोना का ध्यान रखें, उनको मैं कहूँगा कि हाँ, आपकी बात सर माथे पे, हम ध्यान रख रहे हैं, हम और ध्यान रखेंगे। हर नागरिक की चलिए सर, तरह ये हमारा फर्ज उम्मीद बनता आपसे है की कि जा हम इन सकती है चीज़ों कि का आने ध्यान वाले रखें। वक्त में ध्यान और ज्यादा रखा जाए। पंजाब की महापंचायत की जो तस्वीरें आई हैं वो भी उसी तरीके से सवाल खड़ा कर रही हैं जिस तरीके के सवाल पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों पर तमाम राजनीतिक दलों पर उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव साहब आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ।